अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हमारा जो है वो रिवीजन क्लास है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट आपको जो है वो डिटेल में स्टडी कराया था, और आज हम इसकी दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो जो है, लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। The breasts are specialized accessory glands of the skin that secrete milk. They are present in both sexes. In male and immature females, they are similar in structure. The nipples are small and surrounded by a colored area of skin called the areola. ठीक है? The breast tissue consists of a system of duct embedded in connective tissue. ठीक है, अब ये जो डक्ट का सिस्टम है वो embedded है connective tissue में, that does not extend beyond the margin of the areola, से extend out नहीं करता। ठीक है, ये इसकी लोकेशन और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। एट प्यूबर्टी इन फीमेल्स द ब्रेस्ट ग्रेजुअली इनलार्ज एंड assume the hemispherical shape अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओवेरियन हार्मोन। अब ये जो ग्रेजुअली जो ना वो इनलार्जमेंट होती है ब्रेस्ट की, ठीक है, और ओवेरियन हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर द डक्ट्स elongate but the increased size of the gland is mainly from the deposition of the fat। अब डक्ट्स जो हैं जैसे जैसे इनलार्जमेंट होगी तो डक्ट्स भी elongate होंगी, मगर ये ग्लैंड का जो साइज है बेसिकली ये deposition of the fat की वजह से ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो रहा है। The base of the breast extend from the second to the sixth rib। अभी इसकी एक्सटेंशन जो है मेमोरी ग्लैंड की वो सेकंड से लेके सिक्स जो रिब्स हैं वहां तक है। एंड फ्रॉम द लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, एक तो आपको वर्टिकल उसकी एक्सटेंशन बताइए कि सेकंड से लेके सिक्स रिब तक, और जो है इसका लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ग्लैंड लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया। अब जो ब्रेस्ट है उसका ग्रेटर पार्ट जो है ग्लैंड का मेनली सारा का सारा जो है वो सुपरफिशियल फेशिया में है। जैसे आपको पता है कि स्किन में आपने पढ़ा स्किन के फौरन नीचे सुपरफिशियल फेशिया, आफ्टर दैट डीप फेशिया है। ठीक है, अब जो ग्रेटर पार्ट है ग्लैंड का वो सुपरफिशियल फेशिया में लाई करता है। अ स्मॉल पार्ट कॉल्ड द एक्सिलरी टेल। अब जो स्मॉलर पोर्शन है जिसको हम एक्सिलरी टेल कह रहे हैं वो एक्सटेंड करेगा अपवर्ड एंड लेटरली पेयर्स द डीप फेशिया एट द लोअर पार्ट ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल एंड एंटर द एक्सिला। ये भी मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था कि जो मेन बल्क है ब्रेस्ट का वो सारा का सारा सुपरफिशियल फेशिया में है, और जो स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड जिसको हम एक्सिलरी टेल कहते हैं, which extend upward and laterally pierce the deep fascia at the lower border of the pectoralis major muscle and then it enter into the axilla। ठीक है, each breast consists of 15 to 20 lobes। अब रफली जो ना 15 से 20 लोब्स हैं विच रेडिएट आउट फ्रॉम द निपल। ठीक है, जो कि निपल से उसकी रेडिएशन आउट होगी। द मेन डक्ट फ्रॉम ईच लोब ओपन सेपरेटली ऑन द समिट ऑफ द निपल। अब हर जो मेन अब इसमें जो डक्ट्स हैं, ठीक है, एक लोब के अंदर जो मेन डक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, द मेन डक्ट फ्रॉम ईच लोब। अब चूंकि आपको पहले ही बता दिया है कि ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 लोब्स हैं। ठीक है, अब हर लोब के अंदर एक मेन डक्ट है। ठीक है, द मेन डक्ट फ्रॉम ईच लोब ओपन सेपरेटली ऑन द समिट ऑफ द निपल पे जाके उसकी ओपनिंग होगी, और उससे पहले एक डायलेटेड एक जो है ना स्वेलिंग देगा जिसको हम एम्पुला कहते हैं टर्मिनेशन से पहले। ठीक है, the summit of the nipple and possess a dilated ampulla just before its termination। ठीक है, the base of the nipple is surrounded by the areola जो कि dark skin होती है। निपल की जो बेस है उसके इर्द गिर्द जो है वो डार्क स्किन है जिसको हम एरियोला कह रहे हैं। अब वहां पर टाइनी ट्यूबरकल्स हैं, और वो किसकी प्रोडक्शन से हो रहे हैं, क्योंकि एरियोलर ग्लैंड जो है ना अंडरलाइंग है और वो टाइनी ट्यूबरकल्स पैदा कर रहे हैं। The lobes of the gland are separated by fibrous septa that serve as suspensory ligament। ये वाली डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद इसको रीड आउट करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि फाइब्रस सेप्टा सस्पेंसरी लिगामेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्किन है, फिर देन सुपरफिशियल फेशिया है। ठीक है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है, ठीक है,
ये पैक मेजर मसल है, पैक माइनर मसल है, रीट्रो मेमोरी स्पेस है। अच्छा बैक टू, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेक्टिफेरस डक्ट ऑफ लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड नजर आ रहा है। फिर उसके बाद डायलेटेड पोर्शन, ओपनिंग से पहले आपको एम्पला नजर आ रहा है, फिर निपल पे जाके वो ओपनिंग हो रही है, और ये डार्क स्किन आपको एरियोला नजर आ रहा है। ठीक है, और जितना भी अंदर बल्क में आपको येलो येलो सारा एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया है, अब ये सस्पेंसरी लिगामेंट या फाइब्रस सेप्टा की बात कर रहे हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। द लोब ऑफ द ग्लैंड्स, ठीक है, आपको जिससे बताया है कि लोब तकरीबन 15 to 20 हैं, आर सेपरेटेड बाय फाइब्रस सेप्टा। ठीक है, अब लोब ऑफ द ग्लैंड को सेपरेट कर रहा है फाइब्रस सेप्टा दैट सर्व एज सस्पेंसरी लिगामेंट, उसका नाम है। बिहाइंड द ब्रेस्ट स्पेस फिल्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्रेस्ट के पीछे जो स्पेस है, बिहाइंड द ब्रेस्ट इज अ स्पेस जो कि भरी फिल्ड हुई हुई है, फिल्ड अप है लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम कहते हैं रीट्रो मेमोरी स्पेस। अभी मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाती हूँ। ये ब्रेस्ट के पीछे जो ये स्पेस है, ये फिलअप हुई हुई है लूज कनेक्टिव टिश्यू से, इसको हम कहते हैं रीट्रो मेमोरी स्पेस। और ये जो है लोब्स को सेपरेट कर रहा है फाइब्रस सेप्टा, इसी को हम सस्पेंसरी लिगामेंट कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम मूव करते हैं आगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, क्योंकि हम ये पहले भी जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज मैं सिर्फ इसको रिवाइज करवा रही हूँ। अच्छा जी, देन प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे? अर्ली, in the early month of pregnancy, there is a rapid increase in length and branching in the duct system. ठीक है, अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में रैपिड इंक्रीज होगी लेंथ में और ब्रांचिंग होगी। ठीक है, द सिक्रेटरी एल्वुलाई डेवलप एट द एंड ऑफ द स्मॉलर डक्ट। अब सिक्रेटरी एल्वुलाइज डेवलप होंगे एंड्स पे स्मॉलर डक्ट्स के, एंड द कनेक्टिव टिश्यू बिकम फिल्ड विद एक्सपैंडिंग एंड बडिंग सिक्रेटरी एल्वुलाई से फिल्ड अप हो जाएंगे। द वेस्कुलरिटी of the connective tissue also increase to provide adequate nutrition for the developing gland. ठीक है, अब वेस्कुलरिटी जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में और ज्यादा हो जाएगी वेसल्स की, क्योंकि एडिक्वेट नरिशमेंट देनी है डेवलपिंग ग्लैंड्स को। ठीक है, द निपल enlarge and the areola become darker and more extensive as a result of increase। अब निपल्स जो enlarge हो जाएंगे, एरियोला जो है वो और डार्कर हो जाएगा, and more extensive as a result of increased deposit of melanin pigment in the epidermis। ठीक है, अब ये डार्कनिंग क्यों होगा? क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर मेलानिन पिगमेंट की ज्यादा जो है वो डेपोजिशन हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा है तो डेपोजिशन भी ज्यादा है। द एलियोलर ग्लैंड्स enlarge and become more active। अब एलियोलर ग्लैंड्स भी जो है ना वो enlarge होंगे और एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेट की बात करें, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी द ग्रोथ प्रोसेस स्लो। अब जो सेकेंड हाफ है प्रेगनेंसी का, उसमें जो ये ग्रोथ जैसे अर्ली में रैपिड ग्रोथ थी, इंक्रीज हो रही थी लेंथ और ब्रांचिंग डक्ट सिस्टम का। ठीक है, सिक्रेटरी एल्वुलाइज भी जो है वो ज्यादा डेवलप हो रहे थे। ठीक है ना, उसके अलावा वेस्कुलरिटी ज्यादा हो रही थी, निपल इनलार्ज हो रहे थे, उसके अलावा डार्कनिंग हो रही थी, और साथ जो एरियोलर ग्लैंड्स जो हैं वो भी इनलार्ज हो रहे हैं और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। लेट में क्या है कि सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, प्रोसेस जो ग्रोथ का है वो स्लो डाउन हो गया है। द ब्रेस्ट हाउ एवर कंटिन्यू टू इनलार्ज। ठीक है, वो इनलार्ज ही रहेगा, मोस्टली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंशन ऑफ द सिक्रेटरी एल्वुलाई की डिस्टेंशन की वजह से इनलार्जमेंट है, विद द फ्लूइड सिक्रीशन एंड कॉल्ड क्लोस्ट्रम। अभी जो क्लोस्ट्रम बनना शुरू हो गया उसकी वजह से वहाँ एक्यूमुलेशन हो रही है, तो वो ब्रेस्ट की जो है वो इस तरह डिस्टेंशन की वजह से इनलार्जमेंट लग रही है। ठीक है, मैं इसको रिपीट करती हूँ। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, एक फर्स्ट हाफ था अर्ली मंथ्स में थे, एक सेकेंड हाफ में, द ग्रोथ प्रोसेस स्लो डाउन। अब ग्रोथ प्रोसेस जैसे फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा रैपिड था, सेकेंड में स्लो डाउन हो जाएगा, स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, द ग्रोथ प्रोसेस स्लो। द ब्रेस्ट हाउ एवर कंटिन्यू टू इनलार्ज। अभी कंटिन्यू इनलार्जमेंट तो हो रही है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। अभी क्यों इनलार्जमेंट हो रही है? क्योंकि डिस्टेंशन है सिक्रेटरी एल्वुलाई की। वो क्यों है सिक्रेटरी एल्वुलाई की डिस्टेंशन क्यों हो रही है? क्योंकि जो क्लोस्ट्रम है ना वो उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं हम। आप लोग इसकी पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो प्लीज आप ले सकते हैं।
फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, देन post weaning. Once a baby has been weaned, the breast return to the inactive state. ठीक है? The remaining milk is absorbed, the secretory alveoli shrink, and most of them disappear. The interlobular connective tissue thicken, the breast and the nipple shrink and return nearly to their original size. ठीक है? पोस्ट वीनिंग जब आफ्टर 2 years पोस्ट वीनिंग हो जाती है तो ये रिवर्स सारा कुछ हो रहा है। ठीक है? उसकी बात बता रहे हैं। वंस अ बेबी हैज बीन वीन्ड, ठीक है, तो ब्रेस्ट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा स्टेट में, मिल्क जो है वो, जो रिमेनिंग मिल्क है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेशन और वहीं अगर उसकी परसिस्टेंट वही रहेगा तो एब्सेस होने के चांसेस मोस्ट लाइकली हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो कि हार्मोनल कंट्रोल से है और जो है, बेटा मैं दिखा देती हूँ, मैं इसको खत्म करके ना पोस्ट वीनिंग को मैं आपको दोबारा से प्यूबर्टी वाली स्लाइड दिखा देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो रिवर्स होगा। ठीक है, सिक्रीटरी एल्वेलाई जो पहले डेवलप थे वो श्रिंक हो जाएंगे और मोस्ट ऑफ देम जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे। ठीक है, द इंटरलोबुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो थिकन हो जाएगा और जो ब्रेस्ट है और निपल जो है ना वो साइज में पहले जो इलार्जमेंट थी वो वापस श्रिंक हो जाएगी और रिटर्न हो जाएंगे अपने ओरिजिनल साइज में। द पिगमेंटेशन ऑफ द एरियोला fades but the area never lightened to its original color. अब वो जो डार्कनिंग थी क्योंकि मेलानिन पिगमेंट ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स, तो वो वापस जो है जब हार्मोन की इन्फ्लुएंस उस तरह नहीं रहेगी तो मेलानिन भी उस तरह उसकी प्रोडक्शन नहीं रहेगी, तो जो एरियोला डार्कनिंग है वो फेड होती चली जाएगी मगर जो ओरिजिनल कलर था वो वापस बैक टू ओरिजिनल नहीं आएगा। ठीक है, पोस्ट मेनोपोज, आफ्टर द मेनोपॉज द ब्रेस्ट एट्रोफीज। अब मेनोपॉज के बाद जो ब्रेस्ट है वो एट्रोफाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी साइज की रिडक्शन हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द सिक्रीटरी एल्वेलाई डिसअपेयर, जितने भी सिक्रीटरी एल्वेलाई की परसेंटेज है वो डिसअपेयर हो जाएगी। ठीक है, लिविंग बिहाइंड द डक्ट, और सिर्फ मेन डक्ट कोर्स रह जाएगा। द अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू में इंक्रीज और डिक्रीज विद जो है वो कभी इंक्रीज है कभी डिक्रीज है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी होता है। बाकी रह गया tend to shrink in size and become more pendulous. अब ओल्ड एज में नियरली 50 45 50, ठीक है, तो उसमें एक तो साइज की रिडक्शन हो गई है, साथ में पेंडुलस शेप अटेन कर लेगा। The atrophy after menopause is caused by an absence of ovarian estrogen and progesterone. अभी एट्रोफी जो है कि क्यों हो रही है मेनोपॉज के बाद? ठीक है, ब्रेस्ट की एट्रोफी मेनोपॉज के बाद इसलिए हो रही है क्योंकि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो एब्सेंस हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दोबारा से स्लाइड दिखा देती हूँ, आप देख लें, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ। जी, आपने कौन सी स्लाइड कही है? प्यूबर्टी वाली स्लाइड भी दिखाते हैं। जी, देख लें। कोशिश किया करें कि ये जो आपको लेक्चर जा रहे होते हैं आपके ऑनलाइन, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या उसको सेव करते जाया करें। ठीक है, बाद में आपको बुक से रीड करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे, आई होप आपने बेटा देख ली होगी मरियम। अब आगे मूव ऑन करते हैं हम।
जी, मैंने प्रेगनेंसी में आपको चेंजेस बताई, अर्ली एंड लेट, फिर पोस्ट वीनिंग क्या है, पोस्ट मेनोपॉज क्या है। आफ्टर दैट हम इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई जो है ब्रेस्ट की, मेनली जो आर्टरीज हैं, द ब्रांचेस टू द ब्रेस्ट इंक्लूड परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, एक तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांचेस ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है। द नेक्स्ट इज इंटरकोस्टल आर्टरीज भी ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है। ठीक है, द एक्सिलरी आर्टरी आल्सो सप्लाई द ग्लैंड वाया इट्स लेटरल थोरेसिक एंड थोरैकोक्रोमियल ब्रांचेस। अब एक्सिलरी आर्टरी भी सप्लाई कर रही है ब्रेस्ट को या मेमोरी ग्लैंड को, मगर किसके थ्रू कर रही है, लेटरल थोरेसिक एंड थोरैकोक्रोमियल ब्रांचेस के थ्रू कर रही है। सो जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो मेन आपको उसका पता होना चाहिए कि एक परफोरेटिंग ब्रांचेस है विच इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, द अदर आर इंटरकोस्टल आर्टरीज। ठीक है, और एक्सिलरी आर्टरी भी इसको सप्लाई कर रही है, ठीक है, वाया इट्स लेटरल थोरेसिक एंड थोरैकोक्रोमियल ब्रांचेस के थ्रू। ठीक है, अब ये जो वेन्स है वो कॉरिस्पॉन्ड करती हैं आर्टरीज को। ठीक है, फिर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज है। लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को सबको जो है ना इसको एज इट इज जो है ना याद करना है, और कोशिश करें कि इसको जो है वो टिप्स पे कर लें, क्योंकि ये वाइवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सारे के सारे मैंने आपको लिम्फ नोड्स दिखा रही हूँ। अब आप देख रहे हैं इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड, देन वी हैव एपिकल लिम्फ नोड, सेंट्रल लिम्फ नोड्स, एंड ये एक्सिलरी और पेक्टोरल लिम्फ नोड। अब ये ब्रेस्ट को, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, ऊपर वाले जो हैं वो अपर, ठीक है, एक इनर अपर इनर का क्वाड्रेंट है और अपर आउटर क्वाड्रेंट है। अगर हम नीचे देखें तो लोअर क्वाड्रेंट से वन इज लोअर इनर क्वाड्रेंट एंड अदर इज लोअर आउटर क्वाड्रेंट, और सेंट्रल भी होता है। ठीक है, ये आप सर्जरी में भी और जाके जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो मजीद जो है वो आप इसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी जो है ना लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं। Lymph drainage. The lymph drainage of the mammary gland is of great clinical importance. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि lymphatic drainage बहुत ही important है because of the frequent development of cancer in the gland and the subsequent dissemination of malignant cells along the lymph vessels to the lymph node. ठीक है, lymphatic drainage मेमोरी ग्लैंड की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलप हो जाता है, फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट होता है कैंसर ग्लैंड्स के अंदर, मेमोरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, और सब्सिक्वेंट डिसेमिनेट हो जाता है, मिलिग्नेंट सेल डिसेमिनेट होकर लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड्स में जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, the lateral quadrant of the breast drain into the anterior axillary or pectoral group of node. जो lateral quadrant है breast के, ठीक है, वो ड्रेन करते हैं इंटीरियर एक्सिलरी और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ नोड्स में। ठीक हो गया, और जो मीडियल क्वाड्रेंट है वो ड्रेन करेंगे बाय मीन ऑफ वेसल दैट पेयर्स द इंटरकोस्टल स्पेस एंड एंटर द इंटरनल थोरेसिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड के अंदर ये ड्रेन आउट कर जाएंगे। ठीक है, a few lymph vessels follow the posterior intercostal arteries and drain posteriorly into the posterior intercostal nodes. Some vessels communicate with the lymph vessel of the opposite breast, और कुछ जो है ना opposite breast के lymph vessels के साथ communicate करेंगी कुछ lymph vessels। ठीक है, and with those of the anterior abdominal wall। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जो है ना फोकस करके एक दफा पढ़ लें, और दोबारा से मैं इसको रिपीट करती हूँ। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट आपके वाइवा क्वेश्चंस के लिए, आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके एससीक्यूज के लिए। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग जो है वो ये है, द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इन द ग्लैंड। सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट कैंसर की डेवलपमेंट होती है वो मेमोरी ग्लैंड में होती है। ठीक है, एंड द सब्सिक्वेंट डिसेमिनेशन ऑफ द मैलिग्नेंट सेल्स अल्टीमेटली लिम्फ वेसल्स के साथ वो लिम्फ नोड में चला जाता है। अब ये क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बताया है कि ब्रेस्ट को हम डिवाइड करते हैं क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, अपर आउटर एंड अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर एंड लोअर इनर क्वाड्रेंट। अब इनकी ट्रेनिंग जिस तरह बताइए, कुछ जो है लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, उसको एक साथ डिस्कस कर लिए।
यानी कि अपर outer and lower outer quadrant of the breast, which are called lateral quadrant of the breast, ultimately drain into the anti-axillary or pectoral group of nodes. ठीक है, lateral quadrant of the breast drain कर रहा है anti-axillary और pectoral group of nodes. Anti-axillary और pectoral lymph nodes, ये मैंने आपको बताया lateral quadrants. ठीक हो गया? ये आपको दिखाने के लिए भी मैंने पिक्चर यानी कि स्लाइड मैंने शो की है कि जो लेटरल क्वाड्रेंट है वो ड्रेन कर रहे हैं एंटी एक्सिलरी और पेक्टोरल लिम्फ नोड. अभी अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट है एंड लोअर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट विच आर बोथ कॉल्ड लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट. ठीक है, ड्रेन इनटू एंटी एक्सिलरी और पेक्टोरल लिम्फ नोड. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया मीडियल क्वाड्रेंट ड्रेन बाय मीन ऑफ वेसल्स. ठीक है, दैट पेयर्स इंटरकोस्टल स्पेस एंड एंटर द इंटरनल थोरेसिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड. अब मीडियल जो ग्रुप है वो इंटरनल थोरेसिक यहाँ पर वेसल्स पेयर्स करेगी, एंटर हो जाएंगी इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स में. यानी कि अपर इनर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड लोअर इनर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट व्हिच आर कॉल्ड मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड. ठीक हो गया? उसके बाद कहा इन्होंने कि कुछ वेसल फॉलो करते हैं पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज को भी. ठीक है, कुछ लिम्फ जो है वो फॉलो करें पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज को, ड्रेन करेंगे पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल नोड्स में. ठीक है ना, वहीं के नोड्स के अंदर ही जाके वो उसको ड्रेन कर देंगे. अच्छा, कुछ जो है वो आपस में अपोजिंग ब्रेस्ट को जो है वो वहां पर ड्रेन कर देंगे. सम वेसल कम्युनिकेट विद द लिम्फ वेसल ऑफ द ऑपोजिट ब्रेस्ट की. कुछ जो वेसल्स हैं लिम्फ वेसल्स वो कम्युनिकेट करेंगी ऑपोजिट ब्रेस्ट की लिम्फ वेसल्स के साथ. ठीक है, और अल्टीमेटली ये इस तरह भी ड्रेन करते हैं इन एंटी एब्डोमिनल वॉल. ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं which milk in the newborn. What is which milk? While the fetus is in the uterus, ठीक है, the maternal placental hormone cross the placental barrier. अब जब fetus अभी यूट्रस के अंदर है तो मिटर्नल एंड प्लेसेंटल हार्मोन यानी कि ये मिटर्नल और प्लेसेंटा के दोनों के हार्मोन क्रॉस करते हैं प्लेसेंटल बैरियर को. ठीक है, यानी कि अब दोनों के दोनों हार्मोन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके ठीक है एंटर हो जाएंगे एंड कॉज पॉलिफरेशन ऑफ द डक्ट एपिथेलियम, और बेबी के अंदर उसके डक्ट के एपिथेलियम को पॉलिफरेट कराएंगे. ठीक है, एंड सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू को भी पॉलिफरेट कराएंगे. अभी बेबी जो है उसकी बात करेंगे व्हेन फीटस इज इन द यूट्रस. ठीक है, तो मिटर्नल प्लेसेंटल हार्मोन बोथ ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके बेबी के अंदर आएंगे और डक्ट के एपिथेलियम की पॉलिफरेशन कराएंगे और कनेक्टिव टिश्यू की भी जो इसके सराउंडिंग में है. दिस पॉलिफरेशन में कॉज स्वेलिंग ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, और ये पॉलिफरेशन से क्या होगा कि उस बेबी का मेमोरी ग्लैंड जो है ना उसकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी. जाहिर सी बात जब पॉलिफरेट होंगी, ठीक है ना, किसको पॉलिफरेट करा रहा है? पॉलिफरेट करा रहा है डक्ट के एपिथेलियम को और कनेक्टिव टिश्यू को. तो फिर मेमोरी ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाएगा, चाहे वो बेबी फीमेल हो चाहे वो मेल हो, दोनों सेक्सेस में, और फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में. ठीक है, इन सम केसेस अ मिल्की फ्लूइड कॉल्ड विच मिल्क. ठीक है, कुछ केसेस में मिल्की फ्लूइड जिसको हम विच मिल्क कहते हैं वो एक्सप्रेस किया जाएगा निपल से. जब बेबी जो है उसकी बर्थ हो जाएगी और वो स्वेलिंग नजर आएगी और ऑब्वियस किस्म की कि मेमोरी ग्लैंड चाहे वो इधर बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है या जो है उसमें आपको ऑब्वियस नजर आ रही है कि स्वेलिंग हुई हुई है. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. अगर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं तो क्लिनिकल अप्रोच ही इतनी काफ़ी होती है कि ये अंडरस्टूड बात है, तो वहाँ से फिर क्या किया जाएगा कि एक्सप्रेस करा दिया जाएगा मिल्क को. ठीक है, दैट condition this condition is resolved spontaneously as the maternal hormone level in the child fall. अब ये कंडीशन जो है जो मिल्क प्रोडक्शन की है जिसमें एपिथेलियम जो वो पॉलिफरेट कर गया था ये रिवर्स हो जाएगी या रिजॉल्व हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता
ठीक है, जैसे कि बेबी के अंदर मिटरनल हार्मोन का लेवल जैसे जैसे कम होना शुरू होगा, ठीक है, तो ये वापस जो है रिजॉल्व हो जाएगा सारा। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये किसी भी डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए आपको हेल्प आउट करता है, चाहे लंप है, चाहे कैंसरस स्टेज है, ठीक है, व्हाट द कंडीशन इज, आपको जो है काफ़ी हेल्पिंग हो जाती है। अच्छा, द ब्रेस्ट इज वन ऑफ द कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन वुमेन, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमनेस्ट है कैंसर इन वुमेन। It is also the site of different type of benign tumor and may be subject to acute inflammation. और जैसे मैंने आपको बताया बिनाइन ट्यूमर्स भी जो है वो आपको यहाँ नजर आएंगे एस इसके अलावा मेलिग्नेंट भी, सही है। और बिनाइन ट्यूमर्स में भी काफी टाइप्स होती है जिसमें वन इज फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी शो हो सकती है जिसमें एब्सेस फॉर्मेशन होगी। For these reasons, the clinical personnel must be familiar with the development, ठीक है, structure and lymph drainage of this organ. अब इसकी रीजनिंग के लिए आपकी इसकी डेवलपमेंट का, स्ट्रक्चर का, लिम्फेटिक ड्रेनेज का इस ऑर्गन के इसमें आपको ग्रिप होनी चाहिए। विद द पेशेंट अनड्रेस टू द वेस्ट एंड सिटिंग अपराइट, आप पहले पेशेंट से कंसेंट लेंगे, उसको अनड्रेस करेंगे, ठीक है, प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे, और उसके अलावा वन अटेंडेंट होगा साथ में। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करना होता है जब भी आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है। तो सबसे पहले आपने उसको कंफर्टेबल और जो है प्राइवेसी का ख्याल रखना है, आपके साथ एक अटेंडेंट हो, आपने उससे कंसेंट लेकर, ठीक है, तो उसको आपने अनड्रेस करना है, ठीक है। और आपने इसमें ब्रेस्ट को एग्जामिनेशन करने में सिटिंग अपराइट पोजीशन में पेशेंट को बिठाना है। सबसे पहले आप इंस्पेक्ट करते हैं विदाउट टचिंग, ठीक है, सबसे पहले आप देखते हैं उसकी सिमेट्री को। कुछ एक्सटेंट पे जो एसिमेट्री है वो कॉमन भी हो सकती है, ठीक है, अनइक्वल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, उसको आपने पैथोलॉजी जो है वो लेबल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कोई स्वेलिंग आप नोट करें। अब ये स्वेलिंग जो है मे बी अंडरलाइंग ट्यूमर, सिस्ट, एब्सेस की वजह से भी हो सकती है। अब उसके बाद आप लोगों ने उसको केयरफुली एग्जामिन करना है निपल्स को, कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है। A carcinoma within the breast substance can cause retraction of the nipple by pulling on the lactiferous duct, ठीक है। अब ये कार्सिनोमा अगर ब्रेस्ट सब्सटेंस के अंदर है तो निपल को अंदर की तरफ रिट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि लेक्टिफेरस डक्ट पुल कर रही होती है। अब वो जो कैंसरस है सब्सटेंस, उसने लेक्टिफेरस डक्ट को पुल किया तो इस तरह रिट्रैक्शन ऑफ द निपल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। द पेशेंट इज देन आस्क्ड टू लाई डाउन। अब पहले आपने सिटिंग पोजीशन में कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने उसका जो एग्जामिनेशन है वो लिटा के करना है, ठीक है। उसमें आपने जब बिठाया था, अनड्रेस कराया, तो उसमें आप सिर्फ नेकेड आई एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने सिमेट्री देख ली, आपने देख लिया कोई स्वेलिंग तो नहीं है, आपने देख लिया कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है निपल्स की। आफ्टर दैट आपने पैल्पेशन करना है जो कि लाई डाउन पोजीशन में ही हो सकता है। इसमें आपने पैल्पेट करना है अगेंस्ट द अंडरलाइंग थोरेसिक वॉल के, ठीक है। फाइनली द पेशेंट इज आस्क्ड टू सेट अप अगेन एंड रेज बोथ आर्म अबव हर हेड, ठीक है। उसके बाद जब आपने एग्जामिनेशन कर ली, उसके बाद फिर आप पेशेंट को बिठाएंगे और उसको कहेंगे कि अपने बाजू जो है वो इतने ऊपर कर ले, अपने सर से ऊपर कर ले, ठीक है, अबव हर हेड कर ले। विद दिस मैनूवर अ कार्सिनोमा टीटर टू द स्किन, ठीक है। कार्सिनोमा जो है उसको चेक करेंगे, दिस इज पेंसिली लिगामेंट और द लेक्टिफेरस डक्ट प्रोड्यूस डिम्पलिंग ऑफ द स्किन। इस तरह का कार्सिनोमा है वो स्किन के साथ है, या सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ या लेक्टिफेरस डक्ट के साथ, तो वो स्किन के अंदर डिम्पलिंग करेगा, डिप्रेशन करेगा या नेपल की रिट्रैक्शन करेगा जब आप बोथ यानी कि आफ्टर सिटिंग पोजीशन
और उसके हाथों का आपने जो है वो हेड से अबव कर दिया, तो ये कार्सिनोमा अगर स्किन के साथ है, सस्पेंसरी लिगामेंट साथ साथ है, लेक्टिफेरस डक्ट के साथ है, स्किन के अंदर डिम्पलिंग करेगा या डिप्रेशन देगा और निपल की रिट्रैक्शन करेगा। ठीक है, अब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट मेमोरी ग्लैंड को हमने इन्वेस्टिगेट आउट करना है। मेमोग्राफी इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, ये एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है ब्रेस्ट का, जिस तरह हम एक्सरे करते हैं चेस्ट को देखने के लिए, इस तरह ब्रेस्ट को देखने के लिए हम लोगों ने रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। This technique is extensively used for screening the breast for benign and malignant tumors and cysts. ये टेक्निक को जो है वो दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो malignant ट्यूमर्स या सिस्ट हो। ठीक है, उसके बाद extremely low doses of X-ray are used so that the dangers are minimal and examination can be repeated often. अब जो एक्सरे की डोज है वो बहुत ही मिनिमल सी है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने दोबारा से अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दोबारा से भी मेमोग्राफी कराई जा सकती है। ठीक है, तो ताकि हार्मफुल ना रहे ये प्रोसीजर। Its success is based on the fact that a lesion measuring only a few millimeters in diameter, ठीक है, can be detected long before it is felt by clinical examination. अब जो clinical examination पे आपको चीज़ इग्नोर हो जाती है या आपकी अप्रोच इस तरह की नहीं है तो वो मिस आउट हो जाती है। तो वो जो फ्यू मिलीमीटर वाला लीजन है वो मेमोग्राफी के थ्रू हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। समथिंग माइट रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। फिर सुपर नमरी एंड रिट्रैक्टेड निपल्स, ये इसकी आप पिक्चर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे हम सुपर नमरी एंड रिट्रैक्टेड निपल्स के बारे में देखते हैं। Supernumary nipples occasionally occur along a line extending from the axilla to the groin. अभी supernumary nipples जो है ना, ये आपको कुछ पेशेंट में मिल सकते हैं। ठीक है, वो आके ये कंप्लेन कर सकता है कि ये एक्सिला से लेके ग्रोइन की किसी भी एरिया में ये सुपरनमरी निपल एक्स्ट्रा निपल आपको अपेयर होंगे। ठीक है, दे मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट टिश्यू, इसका ताल्लुक ब्रेस्ट टिश्यू के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। This minor congenital anomaly may occur in a mistaken diagnosis of warts or moles. ये minor जो congenital anomaly है, ठीक है, ये breast tissue ही है, मगर इसको mistaken कर सकते हैं कि ये warts है या moles है। ठीक है, इसलिए पहले ही बता दिया कि ये may और may not associated with breast tissue, मगर ये किस लाइन में आपको मिलेंगे, एक्सटेंड करेंगे एक्सिला से ग्रोइंग तक, इसलिए इसको हम सुपरनमरी एंड रिट्रैक्टेड निपल्स कहते हैं। ठीक हो गया। A long standing retracted nipple एज अ कंजेंटल डिफॉर्मिटी। अब एक तो सुपर नमरी निपल का मैंने आपको बता दिया कि एक्सिला से ग्रोइन के रीजन में किसी भी लाइन में आपको एक्सटेंड करते हुए नजर आ सकते हैं। ये मे और मे नॉट एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट टिश्यू, कंजेनिटल एनामली है, इसको मिस्टेकन कर सकते हैं वार्ड से या मोल से। दूसरा हमारे पास रिट्रैक्टेड निपल्स है। अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिट्रैक्टेड निपल इज अ कंजेंटल डिफॉर्मिटी। अब लॉन्ग स्टैंडिंग रिट्रैक्टेड निपल भी पैदाइशी डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, caused by failure in the complete development of the nipple। इस तरह क्या है कि निपल की डेवलपमेंट कंप्लीट ही नहीं हुई, उसका फेलियर हो गया, इस वजह से रिट्रैक्शन हुई हुई है, तो दैट इज कंजेनिटल। रिट्रैक्टेड निपल ऑफ रीसेंट अकरेंस, जो रीसेंट अकरेंस में या पेशेंट बता रहे हैं आपको और जो है बहुत ऑब्वियस है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए डेंजर, पेशेंट के लिए डेंजर है, अलार्मिंग है। ठीक है, रीसेंट अकरेंस इज यूजुअली कॉज्ड व्हेन अंडरलाइंग कार्सिनोमा पुलिंग ऑन द लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नीचे कोई सी भी लीजन है जो कि लेक्टिफेरस डक्ट को पुल कर रही है। ठीक है, तो माइट बी कार्सिनोमा।
अच्छा, आगे मूव करते हैं हम। ये आपको मेमोग्राफी की मैंने, ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको स्किन, डेंस फाइब्रस सेप्टा नजर आ रहा है, ठीक है, निपल्स शो हो रहे हैं। उसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यूज सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं हम। Lymphatic drainage of breast, the importance of knowing the lymphatic drainage of breast in relation to the spread of cancer। अब ये lymphatic drainage of breast की जो importance है कैंसर की spread के relation से, from that organ cannot be overemphasized। The lymph vessel from the medial quadrant of the breast pairs a second, third and fourth intercostal space, ठीक है। The lymph vessel from the medial quadrant of the breast के medial quadrant of the breast, upper and lower quadrants जो हैं, ठीक है, inner side पे, उसकी बात कर रहे हैं। The lymph vessels from the medial quadrant of the breast pierce the second, third, and fourth intercostal space and enter the thorax to drain into the lymph nodes along the internal thoracic artery. ठीक है? The lymph vessel from the lateral quadrant of the breast drain into the interior or pectoral group of axillary node, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है. It follows therefore that a cancer occurring in the lateral quadrant of the breast tends to spread to the axillary nodes तक वो spread out कर जाएगा. Thoracic metastases are difficult और impossible to treat। अब अगर एक दफा थॉरिक्स में मेटास्टेसाइज कर जाए, बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है कि उसको ट्रीट किया जा सके। मगर जो अगर लिम्फ नोड एक्सिला इन्वॉल्व है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट अकर इन द अपर लेटरल क्वाड्रेंट। अब 60-60% जितने भी कैंसर हैं ब्रेस्ट के, वो यूजुअली कहाँ पर होते हैं? अपर लेटरल क्वाड्रेंट में, ठीक है, अपर लेटरल क्वाड्रेंट में। अपर साइड पे भी क्वाड्रेंट है और लोअर साइड पे भी क्वाड्रेंट्स है, जो मैंने आपको बताया, अपर आउटर है और लोअर आउटर है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताया कि 60% अपर लेटरल क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करेगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा, तो द lymphatic spread of cancer to the opposite breast, to the abdominal cavity or into the lymph node in the root of the neck is caused by obstruction of the normal lymphatic pathway। ठीक है। द लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ कैंसर टू द ऑपोजिट ब्रेस्ट। अब जो लिम्फेटिक स्प्रेड हो रहा है कैंसर का ऑपोजिट वाले ब्रेस्ट में, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, रूट ऑफ द नेक में, वो कैसे? कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल लिम्फेटिक पाथवे बाय मेलिग्नेंट सेल्स ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है और डिस्ट्रक्ट कर दिया है लिम्फ वेसल्स को सर्जिकली या रेडियोथेरेपी के थ्रू। द कैंसर सेल्स आर स्वेप्ट along the lymph vessels and follow the lymph stream। अब ये जो है ना वहां से निकल जाएंगे सेल्स, ठीक है, और lymph vessels को फॉलो करेंगे या lymph stream को फॉलो करेंगे। The entrance of the cancer cells into the blood vessels account for the metastasis in the bone, distant bone। अब इस तरह अगर कैंसर सेल्स की एंट्रेंस हो जाती है ब्लड वेसल में तो वो बोन्स तक भी पहुंच जाएंगे। अब ये जो है मेटास्टेसाइज कैसे हो रहा है? अब जो दोबारा से मैं इसको रिपीट करती हूँ, जो लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ कैंसर्स टू द ऑपोजिट ब्रेस्ट। अब ये जो लिम्फेटिक स्प्रेड हो रही है ऑपोजिट वाले ब्रेस्ट में, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में आपस में लिम्फ एक्सचेंज होता है और या लिम्फ जो है वो रूट ऑफ द नेक में जा रहा है, इज कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल लिम्फेटिक पाथवे। अब अगर इनका नॉर्मल लिम्फेटिक पाथवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, कैसे ऑब्स्ट्रक्ट होगा नॉर्मल लिम्फेटिक पाथवे? मेलिग्नेंट सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से, और वो लिम्फ वेसल्स को डिस्ट्रक्ट कर दें मेलिग्नेंट सेल्स, या सर्जरी के थ्रू आपने इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है, या रेडियो थेरेपी से डिस्ट्रक्ट हो गया है, तो ये जो सेल्स हैं वहाँ से निकलेंगे, ठीक है, लिम्फ वेसल को फॉलो करेंगे या लिम्फ की स्ट्रीम को फॉलो करेंगे। अब ब्लड में भी एंटर हो सकते हैं, ठीक है, इसके ये मेट्स इसी तरह जो है वो मेटास्टेसाइज होता है और इस तरह ये कैंसर सेल्स जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाएंगे और वहां से मेटास्टेसाइज होके बोन्स में भी एंटर हो जाएंगे, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट मेटास्टेसिस की बात करिए। इन पेशेंट विद लोकलाइज्ड कैंसर ऑफ ब्रेस्ट,
अब एक पेशेंट आया, उसका लोकलाइज ब्रेस्ट का कैंसर है। मोस्ट सर्जन डू अ सिंपल मेस्टेक्टमी और लंपेक्टमी। ज्यादा सर्जन जो है ना वो मेमरी ग्लैंड को या ब्रेस्ट को डेसेक्ट आउट कर देंगे या लंप को निकाल देंगे। ठीक है, बाद में उसको रेडियोथेरेपी एडवाइस की जाएगी। ठीक है, या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाएगी। इन पेशेंट विद लोकलाइज्ड कैंसर ऑफ ब्रेस्ट विद अर्ली मेटास्टेसिस in axial lymph node, most authorities agree that radical mastectomy often the best chance to cure. ठीक है, अब कुछ पेशेंट जिनका लोकलाइज ब्रेस्ट कैंसर है और वो फैल रहा है एक्सिलरी लिम्फ नोड में, मोस्ट अथॉरिटीज एग्री करती हैं कि रेडिकल मेस्टेक्टमी जो है वो कर दी जाए क्योर के लिए। ठीक है, और यही बेस्ट है। और कुछ जो पेशेंट हैं जिनमें डिजीज स्प्रेड कर चुकी है इस लेवल से आगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल थॉरिक्स में, तो सिंपल मेस्टेक्टमी फॉलोड बाय रेडियो, तो फिर सीधी सीधी मेस्टेक्टमी करते हैं, फिर रेडियोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी देते हैं, वही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अच्छा जी, अब रेडिकल मेस्टेक्टमी क्या है? रेडिकल मेस्टेक्टमी इज डिजाइन टू रिमूव द, अब ये जो मिस्टेक्टमी है उसमें से ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव किया जाता है। ठीक है, लंप में सिर्फ और सिर्फ लंप रिमूव किया जाता है, जिसको अमूमन पेशेंट आके कहते हैं कि गिल्टी है। ठीक है, अ, या तो वो मूवेबल होगी या वो एडहेयर होगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर जो रेडिकल मेस्टेक्टमी है उसमें हम क्या करते हैं कि ब्रेस्ट टिश्यू को और साथ में और भी जो अंडरलाइंग चीज है उसको भी रिमूव करना पड़ता है। रेडिकल मेस्टेक्टमी इज डिजाइन टू रिमूव द प्राइमरी ट्यूमर। ठीक है, प्राइमरी ट्यूमर तो आपने रिमूव करने ही करने हैं, एंड द लिम्फ वेसल एंड नोड्स दैट ड्रेन द एरिया, और वो सारे के सारे लिम्फ वेसल्स और नोड जो उस एरिया को ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एक्सिलरी, चाहे वो पेक्टोरल हो, सेंट्रल हो, ठीक है, उन सारे नोड्स को भी आपने साथ साथ रिमूव करना है। दिस मीन्स दैट द ब्रेस्ट एंड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग द लिम्फ वेसल एंड नोड्स मस्ट बी रिमूव्ड एन ब्लॉक। ठीक है, इनको भी रिमूव कर देने, जैसे मैंने आपको पहले बता दिए। द एक्साइटेड मास इज देयरफॉर मेड अप ऑफ फॉलोइंग अ लार्ज ऑफ, अभी जो एक्सरसाइज्ड मैस है, जो आपने इस मैस को आपने सर्जिकली रिमूव किया है, उसमें क्या है? लार्ज एरिया ऑफ स्किन है जो कि ट्यूमर को ओवरलाई कर रहे थे, निपल्स हैं, ऑल द ब्रेस्ट टिश्यू है, पेक्टोरालिस मेजर है मसल एंड एसोसिएटेड फेशिया उसके साथ है जो ड्रेन कर रहा है लिम्फ वेसल पास टू द इंटरनल thoracic node, the pectoralis minor and associated fascia related to the lymph vessel passing to the axilla, ये सब, all the fat, fascia and lymph node in the axilla and the fascia covering the upper part of the rectus sheath even। ठीक है ना, ये आपके एब्डोमेन वाले मसल्स में आ जाती है। ठीक है, एंड द lymph vessels the axilla, ठीक है, ये रिमूव कर दिया, एंड द fascia covering the upper part of the rectus sheath। ठीक है, the serratus anterior, the subscapularis and the latissimus dorsi muscle, the axillary blood vessels, the brachial plexus and the nerves to the serratus anterior and the latissimus dorsi are preserved। अब ये सब कुछ आपने प्रिजर्व करना है। Some degree of post-operative edema of the arm is likely to follow। अब जब सर्जरी हो जाती है तो आफ्टर दैट, आफ्टर ऑपरेशन जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं, तो स्वेलिंग हो जाती है आर्म की। ठीक है, क्योंकि ये क्यों हो रही है? क्योंकि लिम्फ वेसल्स जो ड्रेन करी थी अपर लिम्ब उसको रिमूव किया है। ठीक है, a modified form of radical mastectomy for patient with clinically localized cancer is also a common। a modified radical mastectomy भी की जाती है पेशेंट में, फिर localized cancer जो है वो है, and consists of simple mastectomy in which the pectoralis muscles are left intact। इसमें सिंपल mastectomy करते हैं और pectoralis muscle जो है ना वो intact रहता है। The axillary lymph node fat fascias are removed। ठीक है, उसमें हम लोगों ने रेडिकल मेस्टेक्टमी सारा का सारा पेक्टोरालिस मसल भी रिमूव करते थे, मगर जो मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी है उस पेशेंट में हम क्या करते हैं? क्लिनिकली लोकलाइज कैंसर इज ऑल्सो कॉमन प्रोसीजर एंड कंसिस्ट ऑफ सिंपल मेस्टेक्टमी इन विच द पेक्टोरल मसल आर लेफ्ट इंटैक्ट। The axillary lymph node fat and fascia are removed। This procedure remove the primary tumor। इस प्रोसीजर में हमने प्राइमरी ट्यूमर को रिमूव कर देना है, and permits pathologic examination of the lymph node for possibly metastasis। अब इसको पैथोलॉजी के जो है वो लैब्स में भेज देते हैं जो आपने डिसेक्ट आउट किया होता है।
अच्छा बेटा, मैं आपको मेमोग्राफी दोबारा बता देती हूँ। जिस तरह आपका एक्सरे होता है चेस्ट का या और बॉडी के पार्ट्स का, इसी तरह मेमोग्राफी एक जो है वो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है ब्रेस्ट का, जो आप एक्सटर्नल आई से चीज़ों को नहीं देख सकते, और वो आपसे लेफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो फ्यू मिलीमीटर्स की हो बेशक, तो वो मेमोग्राफी में पिकअप हो जाती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। जी 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 बेटा, मेमोग्राफी इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, जिस तरह एक्सरे होता है, चाहे लेम्स का हो, हेड एंड नेक का हो, चेस्ट का हो, एब्डोमेन का हो, ठीक है, उसमें व्यूज आपको नज़र आते हैं, इफ्यूजन्स नज़र आती हैं। ठीक है, आपको चेस्ट एक्सरे में प्लूरल इफ्यूजन, नीमोथोरिक्स, हाइड्रोथोरिक्स पता चलता है। उसके अलावा जो है फ्रैक्चर्स पता चलते हैं बोन्स के। अब मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, ये एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। मेमोग्राफी इज अ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट। जो माइनर डिटेल्स आपसे मिस हो जाती हैं वो आप इस पे व्यू कर सकते हैं। अगर आप सस्पिशन में है कि लाइकली कुछ इसको जो है इंटरनल आपको उसके पेशेंट्स के सिम्टम्स से और आपके साइंस के अकॉर्डिंग आपको फील हो रहा है, तो फिर आप गो फॉर मेमोग्राफी। ठीक है, दिस टेक्निक इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग द ब्रेस्ट, ताकि स्क्रीन आउट कर सकें, ताकि स्क्रीन आउट कर सकें जी, चाहे वो बिनाइन है जो है बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं होती, और मिलिग्नेंट जो है वो आपको पता है उसमें तो लाइफ को थ्रेट भी होता है। ठीक है, तो उसमें हम इसको रूल आउट कर लेते हैं। एक्सट्रीमली लो डोजेस ऑफ एक्सरे ही जो रेज होती हैं वो एक्सरेज ही पास करते हैं। ठीक है, वो कम डेंजर लेवल पर होती हैं और मिनिमम होती हैं, और इस एग्जामिनेशन को हम रिपीट भी करते हैं। और जो है वैसे भी एवरी ये एज रिलेटेड जो है चेंजेस, उसमें भी आप मेमोग्राफी एडवाइस करते हैं। तो वही बात है कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो लीजन मिस हो जाते हैं फ्यू मिलीमीटर्स वाले, वो आप इसमें देख सकते हैं। और जो है इस इन्वेस्टिगेशन को भी रिपीट कराया जाता है। The success is based on the fact that a lesion measuring only a few millimeters in diameter can be detected long before it is felt by clinical examination. ठीक है, जो वो बाद में अग्रेशन शो करे और अग्रेसिवली बाद में आपको उभर के सामने आए, तो अगर पेशेंट्स के कोई साइंस और सिम्टम्स आपको पेशेंट से सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं और आपको कुछ ऐसे साइंस शो हो रहे हैं, गो फॉर मेमोग्राफी टू रूल आउट बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स और सिस्ट। ठीक है, अच्छा जी, सुपर नमरी एंड रिट्रैक्टेड निपल्स मैं दोबारा से बता देती हूँ कि व्हाट इज सुपर नमरी। Supernumary nipples occasionally occur along a line extending from the axilla to the groin. अभी supernumary nipples आपको मिल सकते हैं कुछ लोगों में जो कि एक्सटेंड कर रहे होते हैं एक्सिला से ग्रोइंग तक। ठीक है, मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट टिश्यू बोथ। देखिए, इसमें दोनों का एलिमेंट आ रहा है कि हो सकता है इसमें ब्रेस्ट टिश्यू हो और हो सकता है इसमें ब्रेस्ट टिश्यू ना हो। ठीक है, तो ये तो तभी आप इसको कंफर्म बताएंगे कि इसमें ब्रेस्ट टिश्यू है कि नहीं है जब आप इसकी बायोप्सी करेंगे तो। ठीक है, अच्छा जी, दिस माइनर कंजेनिटल एनामली, ये कंजेनिटल एनामली ही है मगर माइनर लेवल पर है, और मिस्टेकन इसका डायग्नोसिस हम वार्ड से कर सकते हैं या मोल्स। कुछ कंसल्टेंट्स या कुछ जो है जीपीज वो इसको डायग्नोज कर सकते हैं कंफ्यूजन, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे तब तक इसको फुल प्रूफ इसका बताना कि ये इसमें ब्रेस्ट टिश्यू है कि नहीं है। ठीक है, वो आप कंफर्म डायग्नोसिस आप बायोप्सी में ही बता। ठीक है, तो
कुछ जो है वो जीपीज इसको वार्ड्स या मोल्स को भी डायग्नोस करके बता देते हैं। अब जो रिट्रैक्टेड निपल्स हैं वो देखें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक तो वो रिट्रैक्टेड निपल कार्सिनोमा को भी शो कर सकता है, दूसरा वो कंजेनिटल एनोमलीज को भी शो कर सकता है। ठीक है, पैदाइशी पैदाइशी कोई जो है वो डेवलपमेंट सही नहीं हुई उसको हम कंजेनिटल कहते हैं। ठीक है, a long standing retracted nipple is a congenital deformity। अभी लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब काफी अरसे से जब बच्चा पैदा हुआ है या जो है उसके रिट्रैक्टेड निपल थे, तो इसी को हम कंजेनिटल डिफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें निपल्स की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई, उसका फेलियर हो गया। ठीक है, a retracted nipple of recent occurrence is usually, अब अगर कोई रिट्रैक्शन हो रही है रीसेंट, ठीक है, वो अंडरलाइन कार्सिनोमा है जो लेक्टिफेरस डक्ट को पुल करता है। ठीक है, तो इस वजह से रिट्रैक्शन ऑफ द निपल है और ये बहुत सस्पिशियस है और इसको रूल आउट करना पड़ेगा। फौरन फौरन आप मेमोग्राफी एडवाइस करें पेशेंट को, और उसके अलावा आप उसका जो है वो एग्जामिनेशन करें। ठीक है, तो आई होप, नहीं बेटा, जब मेटास्टेसिस हो जाती है एक दफा, तो ब्रेस्ट दोबारा से रीग्रो नहीं करता। नो, इट विल नॉट। ये एक दफा जब रिमूवल हो जाता है तो ये दोबारा से रीग्रो नहीं करता। बट आई होप आई विल जो है वो मैंने आपको इसका आंसर दे दिया हो और आपको समझ आ गया हो कि जब एक दफा ब्रेस्ट को हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उसकी रीग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, और कुछ? आई होप आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड मैंने इसको रिपीट कराना था, तो हमने इसको डिटेल में दोबारा से रिपीट कर लिया है। और अब आपकी सब स्टेज है थॉरिक्स की, तो अब आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। एनी मोर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? किसी ने कोई स्लाइड दोबारा से जो है वो देखनी हो तो वो मुझे बता दें, मैं दोबारा से स्क्रॉल करके वो आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ। और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो वो दोबारा से मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है क्लास का। तो आई होप आप सबको जो है वो क्लियर हो गया। दैट्स वाई आप लोगों ने अब जो है कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, अल्लाह हाफिज़।